वैल्यूज कहाँ से आती हैं? पॉइंट ये समझिए, वैल्यू सिर्फ ये नहीं करता कि ये इधर से कोई वैल्यू आई और उसको हमने पास कर दिया कि ये इसमें से बड़ी कौन सी है, ये लेकिन मतलब ये सर जो आउटपुट हमने के वक्त ये काम करता है, उससे पहले वाला काम भी वही करता है। अच्छा, इसके इसके अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एक मिसाल के तौर पे सर आपके जैसे पास कि एक मैट्रिक्स डब्ल्यू जो आया है वो -1 2 0 और -2 लिख लेते हैं इसको। अब जब हम इसको रेलू इसके ऊपर लगाएंगे क्या होगा, ये आपका मैट्रिक्स ये वाला आया है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स है आपका ये वाला। अब क्या करेगा, जब हम इसमें से लगाएंगे इसमें, अब हमें इसमें एन पी डॉट मैक्सिमम लेना है। एन पी डॉट मैक्सिमम का मतलब ये है कि इसमें से अब अगर वैल्यू अगर ज़ीरो बड़ा है यानी इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू से, तो क्या होगा, वो ज़ीरो को लेगा। अब यहाँ -1 जो है क्या है, -1 ज़ीरो से छोटा है, तो अब जो है क्या लेना है, इसने ज़ीरो ले लेना है, ठीक है। और अब जो है 2, अब 2 या ज़ीरो में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है ना, तो आप वो 2 ले लेगा, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 0 जो है ये भी, अब ये देखें ये 0, अब 0 बड़ा है या ये वाली बड़ी है, तो 0 हो जाएगा, 0 है तो ये 0 ही जीरो आ हो जाएगा, जाएगा, ठीक है। जीरो। और ये -2 बड़ा है या कौन सा बड़ा है, यानी यहाँ 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 -2 आ गया, यहाँ 0, अब कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है ना, -2 बढ़ाएगा, -2 कैसे बड़ा है, -2 तो पहले छोटा है। तो ये आपका आ जाएगा। इसकी बात, इस बात की समझ आ गई? यस सर। किसी को शक तो नहीं है इसमें? हम नहीं, इससे पहले सर वाली बात आएगा जरा, मतलब जो ये सर -2 राना और -1 कहाँ से आएंगे आपके पास, जरा ये बात पहले कीजिए। सर -1 -2 आपके जो है ना वो जो आपके वेट्स मल्टीप्लाई आप करेंगे ना उनके साथ उनकी, एग्जैक्टली यही बात मैं उनको बता रहा था जी जी कि पहले वेट्स, वेट्स और बायस जो है ना वो भी वैल्यू ही जनरेट करता है, और जब रिजल्ट आउटपुट देता है तो फिर जो आपने अब बात की है ये उस वक्त ये काम करता है लास्ट में। जी जी, बस ये फार्मूला Thank you, यही है, यानी कि पहले आपने WX + B करके, ठीक है, उसको फिर आपने रेलू से गुजारने हैं, तो वो आ जाए आपका आपको आउटपुट दे देगा। यही चीज़ है। वो जो सर आप ये WX 784 + B कौन करता है, ये जरा फिर कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे, ये रेलू नहीं करता? नहीं सर, ये रेलू नहीं करता, WX + ये B कौन जो करता है? देखें, ये आपका जो फंक्शन इधर अप्लाई हुआ है, इसका ये फंक्शन है यही, पूरे का पूरे फंक्शन ये है, ठीक है। सर ये फिर WX + B भी तो रेलू ही करता है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आप जो आप ना उसको पिक्चर से रिलेट कर रहे हैं ना दोबारा से, ठीक है। पिक्चर को आप कॉन्सेप्ट में लाने के लिए, नहीं, जैसे पिक्चर नहीं करें, वो तो पिक्चर तो एक एग्जांपल है, उसका तो लेना देना नहीं इस बात से, वो तो मकसद ये वैल्यूज की बात हो रही है ना जब मकसद हमारे ये पास। सर जी, मकसद ये है कि वो बिल्कुल एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन है ना। पहले क्या करते हैं, आपके जो 784 पिक्सल हैं, 1 × 784 पिक्सल हैं, ठीक है, जी उसका आपने वेट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। आपके पास वेट्स कितने हैं, 784, हाँ ठीक है, यही बात है ना। जी, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इससे आपका जो डॉट प्रोडक्ट आया वो आया 1 × 512, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक बायसिस का वेक्टर है। बायसिस का वेक्टर आपको पता है 512 न्यूरॉन है, तो 512 ही जो है ना आपके पास बायसिस हैं। तो ये आ गया आपका W स्टेरिक X, ठीक है। सर ये भी रेलू फंक्शन ही कर रहा होता है ना, जी ये जी जो 784 512 आप ऐसे ही समझें, ठीक है। ये WX आ गया। अब आपने करना है WX + B, WX + B, तो ये आपका WX का रिजल्ट आ गया। आपका B है, B भी जो है ना वो आपके 512 B है, यानी कि हर न्यूरॉन के साथ एक B लगा हुआ है। तो आपका प्लस जो है इसके साथ ये वाला आपके पास ये हो जाएगा 512, तो रिजल्टेंट आपका वो क्या आ गया, वो भी वही आ गया 1 × 512, ठीक है। ये चीज़ है, समझ गए? किसी को कुछ शक तो नहीं है इसमें? तो उसमें जो है आपका जो ये वाला सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो जी जो मैट्रिक्स आएगा ना ये वाला,
आपका, उसमें से फिर ये आपको या ज़ीरो सेलेक्ट करेगा या उसकी वैल्यूज़, जो उसकी वैल्यू, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक पूरी ग्रेटर या जीरो लेगा ना, ये माइनस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1 -2 0 3 4 माइनस -1, ठीक है, 7। अब मिसाल के तौर पे ये है, तो इसमें से मुझे बताएं कि कौन कौन सी वैल्यूज लेगा। 1 सर जीरो 0 जीरो 0 3 3 4 4 जीरो 0 फिर 7। 7। बस ये चक्कर है सारा, ठीक है। माइनस यस वाली सर, वैल्यूज जो है वो जीरो जीरो नेगेटिव में है वो कन्वर्ट कैंसिल हो करते जाएंगे हैं। नेगेटिव को ज़ीरो कर देगा ना, नेगेटिव को ज़ीरो कर देगा, और पॉजिटिव यस पॉजिटिव आ जाएंगे। पॉजिटिव को उठा लेगा, ठीक है। ये सारा कर रहा है आपका, सारे का सारा ये रेलू फंक्शन हो रहा है, मतलब ये यही हो रहा है ऑपरेशन, ठीक है। अब समझ आ गई इसकी, अब आगे चलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक मिनट पहले आप, जिसने ये सवाल पूछा इससे था उससे, रिलेटेड नहीं है। एक मिनट, जिसने ये सवाल पूछा था उसको ज़रा ऑनलाइन करें। समझ आ सर, गई। इसको रेक्टिफायर कहते हैं ना। इसको रेक्टिफायर कह लें, इसको वो छलनी कह लें, ये वो यस सर। छलनी वाली एग्जांपल है ना वो, जी सर। ठीक है। आगे चलें। यस सर। चलें आगे चलें। अब हम मॉडल्स पढ़ते हैं, नेटवर्क्स ऑफ लेयर्स। अब हमारे पास लेयर्स का एक पूरा नेटवर्क बनता है, ठीक है। अ डीप लर्निंग मॉडल इज द डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स, ए साइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स। यानी कि ए साइक्लिक ग्राफ का मतलब ये है कि ए साइक्लिक का मतलब है, ए साइक्लिक को क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश में अगर उसके देखें तो क्या कहेंगे ए साइक्लिक को, ए साइक्लिक किसे कहते हैं, ए साइक्लिक, साइक्लिक नॉट डिस्प्लेइंग और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ साइकिल, यानी कि साइकिल नहीं होता वो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इंस्टेंस इज अ लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स मैपिंग अ सिंगल इनपुट टू अ सिंगल आउटपुट, but as you move forward you will be exposed to a much broader variety of network topologies. Some common ones include the following. तो आपके पास जो आगे सारे के सारे जो आपके लेयर्स आएंगे ना, टाइप्स ऑफ लेयर्स आएंगी, तो टू ब्रांच नेटवर्क आएगा, मल्टी हेड नेटवर्क आएगा, इंसेप्शन ब्लॉक आएगा, ये 3 किस्म के आपके पास लेयर्स होती हैं। तो हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। The topology of a network defines the hypothesis space. You may remember that in chapter 1 we defined machine learning as searching a useful representation of some input data within predefined space of possibilities using guidance from a feedback signal. By choosing a network topology, you constrain your space of possibilities hypothesis space to a space or a specific series of tensor operations mapping input data to output data. When you will what you will then be searching is a good set of values for weights tensors involved in these tensor operations. यानी कि आपने ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज जो है ना वेट्स की, उसमें से वो निकालनी है, उन सारी सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के अंदर से जो आपने जो यानी कि टेंसर ऑपरेशन के ज़रिए और फीडबैक सिग्नल के ज़रिए आपने वेट्स को एडजस्ट किया है, तो आपने बेस्ट पॉसिबल वेट्स का जो है ना सेट ऑफ वेट्स जो है ना वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से सेट ऑफ बेस्ट वेट्स हैं जो कि मेरे लॉस को जो है ना मिनिमाइज कर रहे हैं। समझ आ गई बात। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी वही है, आप जैसे कि आपके लेयर्स को लेयर से जोड़ते हैं, डेंस लेयर्स हैं या आपकी वो वो जो जो आर्किटेक्चर हम बनाते हैं। जी LSTM है, डेंस लेयर हैं, या आपका कन्वोल्यूशन 2D है, तो वो जो आपकी उसको जो है आपको वो कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास जब भी कोई आता है डाटा, वेदर वो पिक्चर्स का डाटा है या कोई भी, तो उसके बिहाइंड जो ये हमने सारा न्यूरल नेटवर्क का पढ़ा है, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूरल नेटवर्क्स के, इसके बिहाइंड जी जो मैथमेटिक्स है वो हर टाइम हमें माइंड में रिमाइंड करना पड़ेगा जब भी हम उसको करेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स को नहीं, मैथमेटिक्स को आप रिमाइंड नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप इनपुट डाटा
होता है कि आपको उसकी शेप का पता हो, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट शेप का आपको पता हो, आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, वन हॉट एनकोडिंग कैसे करनी है, या आपने डाटा को जो है एनकोड कैसे करना है। मतलब इसी तरीके से आपको जब आपको कंसेप्ट हो गया ना चीज़ों का, तो फिर आपको बार बार मैथमेटिक्स या उसके अंदर आप लॉस आप कर रहे हैं, कैसी कर्व्स जो हैं आप वो कैसे, मतलब आप इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है लॉस फंक्शन, उसको आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, या डीप मैथमेटिक्स की आपको बार बार तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक प्रैक्टिशनर बन जाएंगे सही, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके होंगे, फिर आपको एट हैंड जो है ना आपके पास रेडिली अवेलेबल जो है ना सारे के सारे आपके पास डाटा, मतलब आपके पास ना सारे के सारे जो है ना एल्गोरिदम्स आपके डीप लर्निंग के ना रेडीली अवेलेबल होंगे। सिर्फ आपने क्या करना होगा, इनपुट डाटा की शेप को करेक्ट करना होगा, और उसमें आपने जो है ना इनपुट डाटा के मिसाल हमने 784 पिक्सल का रखा था, तो आप जब डाटा आएगा तो आपने देखना है कि मेरे पास अब इसकी शेप कौन सी आ रही है, तो मैंने अपने नेटवर्क में शेप क्या डिफाइन करनी है। और उसके साथ साथ ये देखना होगा कि आपके मिसाल के तौर पे इस जो एमएनएस हैंड रिटन डिजिट में आपके पास 10 क्लासेस थी, तो आपके पास जो नया डाटा आ रहा है उसके अंदर 4 क्लासेस हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितनी हैं, तो उसके मुताबिक आपने जो है आपने उसको वन हॉट एनकोड करके, और आपने आउटपुट लेयर के ऊपर आपने फिर 10 न्यूरॉन लगाने होंगे, या 15 लगाने होंगे, या 4 लगाने होंगे, या 3 लगाने होंगे। ये अब आप आपके डाटा पर और आपकी आउटपुट पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी आउटपुट आ रही है, और आपने कितनी क्लासेस के लिए कितने न्यूरॉन लगाने हैं आउटपुट लेयर के ऊपर। तो आपको ये चीज़ें आपकी सारी पता होंगी तो आप फिर अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, फिर आपके पास सिर्फ ऑलरेडी अवेलेबल सारे जो आप यूज़ कर रहे होते हैं पहले से, उन्हीं को यूज़ करते हुए आप सिर्फ आप अपने डाटा को जो है ना शेप को चेंज करेंगे, और आप इनपुट लेयर के ऊपर अपने न्यूरॉन अपने इनपुट शेप को चेंज करेंगे, और अपने आउटपुट के ऊपर आप जो है ना अपनी क्लासेस को चेंज करेंगे, ठीक है, और आपका सारा कुछ जो है ना वैसे के वैसे चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। सर एक और है क्वेश्चन कि अगर आप वन हॉट एनकोडिंग को हमें मैन्युअली जरा करके जुपिटर पे दिखाएं। देखें अभी तो चलते जाए ना, ये इसमें आएंगी ना एग्जांपल्स काफ़ी सारी, तो जब वो आएंगी तो हम फ्लो में चलते जाएंगे, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलो मैं वर्कशॉप में अपने तौर पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, वर्कशॉप में चेक कर लेता हूँ। आप सर ये म्यूट करना। ये किसका आ रहा है? चले बंद कर दिया मैंने, तो आगे चलते हैं। यू अच्छा क्या होता है कि बाय चूजिंग द नेटवर्क टोपोलॉजी यू कंस्ट्रेन योर स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज हाइपोथेसिस स्पेस टू अ स्पेसिफिक सीरीज ऑफ टेंसर ऑपरेशंस मैपिंग इनपुट डाटा टू आउटपुट डाटा. What you will then be searching is good set of values for the weight tensors involved in these tensor operations. तो आपके पास वेट जो है ऑप्टिमाइज होते हैं। असल में आपका मकसद यही होता है कि आप वेट्स की बेस्ट जो है ना वो कम्बिनेशन निकालें, जिससे आपका जो है ना लॉस मिनिमाइज हो जाए। पिकिंग द राइट नेटवर्क आर्किटेक्चर इज मोर देन एन आर्ट देन अ साइंस, यानी कि आप जो है ना इसको आप अपनी टेक्निक्स खुद डेवलप करेंगे एक आर्ट के तौर के ऊपर, यानी कि आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा इस टेक्निक को या कितने इपॉक यूज़ करूँ तो मेरा लॉस कम आ रहा है, या कितने आप जो है ना हिडन लेयर के ऊपर मैं कितने न्यूरॉन रख दूँ तो मेरा जो है ना मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये आपके फिर आपके अपनी टेक्निक्स जो हैं या अपनी चीज़ें अपनी खुद डेवलप करेंगे, अपनी एक स्किल डेवलप करेंगे इसके अंदर। And although there are some best practices and principles you can rely on, but only practice can help you become a proper neural network architect. तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर आप बार बार अपने न्यूरल नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट आते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो आप बेस्ट टेक्निक्स जो हैं अपनी खुद जो है ना आप डिस्कवर करेंगे। द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स विल बोथ teach you explicit principles for building neural networks and help you develop intuition as what works and what doesn't work for a specific problem. तो आपका ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो है आपको जो टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, कुछ प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे अगले आने वाले चैप्टर्स में, तो फिर उसके ऊपर आपकी जो है ना इंट्यूशन डेवलप होगी कि कौन सी चीज़ प्रॉब्लम के लिए काम कर रही है। ठीक है, किस चीज़ को कौन सी चीज़ सॉल्व कर रही है।
लॉस फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजर्स जो हैं दैट द कीज टू सर? कंप्यूटिंग। जी 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 बोलें। की थी कि जो हमने जब अब तक पढ़ा है, तो मैं एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमने फर्स्ट टाइम जो मॉडल ट्रेन किया था 60,000 पिक्चर का, कि उसमें सारी नंबर वाली पिक्चर थी। तो अब मैं अपनी एक पिक्चर बना के जिसमें एक नंबर लिख के उसे कैसे पास कर सकता हूँ, उससे चेक करवा सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। आप कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पिक्चर लें, अपने लेकिन नंबर लिखो। जी 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 मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जब मतलब कि जब एक पिक्चर को उसमें अपलोड करता हूँ, तो मैं उसे जब रीशेप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे वो भी 28x28 में लानी होती है, तो मैं उसे ला ही नहीं पाता, स्केलिंग नहीं उसकी कर पाता। मेरे ख्याल में उसको आप रीसाइज करेंगे पहले, ठीक है। पहले आप उसको numpy array के अंदर डालेंगे, जी उसको जी। फिर रिसाइज करेंगे, आप उसको 28x28 के अंदर उसमें लेके आएंगे, 28x28 में, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप उसको फिर वो कर पाएंगे। मैंने कोशिश की थी मुझसे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। नहीं, लेकिन उसको आपने रिसर्च करने क्यों है, उसके रीजन क्या है? क्योंकि क्योंकि 28x28 की करूंगा तो मैं इससे पास कर पाऊंगा जो हमने मॉडल ट्रेन किया है। नहीं, एक मिनट, आप उसको पहले ग्रे स्केल पे लेके आएंगे, क्योंकि आपने जो अपने मोबाइल से पिक्चर ली होगी वो आपकी होगी HSU में या RGB में, ठीक है। RGB में। तो वो नहीं, आरजीबी में नहीं होती, इससे ज्यादा हाई डेफिनेशन होती है। आरजीबी तो छोटा सा काम है ना। नहीं, वो तो आपका जो उसे वो कैसे ग्रे वो स्केल पे लेके आप आऊंगा? उस मॉडल के जो जिस मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं वो तो आप उस पे करा रहे हैं ना, ग्रे स्केल के ऊपर। लेकिन अब जब आप मॉडल को आप एक दे देंगे RGB वैल्यू, तो वो कहाँ से लेंगे? वही मैं आपको बता रहा था ना कि इनपुट फीचर सेम होने चाहिए जिस पे आपने अपने पहले मॉडल को ट्रेन कराया है, तो नया डाटा जो आप देंगे वो भी उसी स्केल पे होना चाहिए। तो मतलब सर वो आप कोई ऐसी 250 एक का वीडियो हम ऐसा एक लेक्चर देना कि जिसमें जरिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम कर सकें ना, ये हमने जो मॉडल ट्रेन किया है हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। जी सर, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है। चलो वो देख लेंगे हम, क्योंकि मैंने अभी तक इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डाटा सेट है जो कि MNS डाटा सेट वालों ने बनाया है, तो वो किसी तरह से उन्होंने उसको प्रोसेस नहीं, करके इसके बनाया। कल परसों मैंने ना इसको आधा काम किया था। यानी एक आरजीबी में थी पिक्चर, उसको मैंने ग्रे स्केल में किया। वो एक प्रोसेस मेरे पास लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इनका क्वेश्चन है, और ये अच्छी बात है कि हमें कुछ प्रैक्टिकल पार्ट रखना चाहिए ना सारे लेक्चर का। जी सर, किताब पढ़ मतलब के जिससे और लर्निंग हो। डेफिनेशन से अच्छी बात है, थी चीजें समझ आ रही होती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। ठीक है, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कल इसको मैं कुछ काफी दिनों से ये सबसे कह मुझे रहा हूँ, सर से भी कहा है, लेकिन सर मुझे कर नहीं पा रहा। मुझे जरा सर इसकी राना, आप पिक्चर। अपना वर्क जो है वो जी जी सॉरी। सर आप अपना जो ये वर्क है ना, आपने कहा कि मैंने RGB को ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, तो आप ये जुपिटर गिटहब पे अपलोड करके तो हमें वो लिंक सेंड कर दें। मैं कर दूंगा। सर ने भी कहा है ना कि आप जो जो वर्क करते हैं आप एक दूसरे से शेयर किया करें, मोटिवेशन मिलती है। जी ठीक है, मैं वो कर दूंगा। जी तो शौकत साहब, चलिए अभी। चलें आगे चलें। तो अब हम क्या कहेंगे, लॉस फंक्शंस और ऑप्टिमाइजर्स को स्टडी करें। यस सर। यस सर। वंस सर 2 मिनट की ब्रेक कर ले। जी कर लें ब्रेक कर लें ज़रूर कर लें। मैं फिर पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। तो once the network architecture is defined, you will still have to choose two more things। यानी आपने मिसाल है नेटवर्क लेयर डिफाइन कर ली, उसमें आउटपुट इनपुट न्यूरॉन कितने हैं, हिडन लेयर पे कितने हैं, और इनपुट की शेप क्या है, आउटपुट पे क्या है, वो सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दो चीज़ें और चूज़ करनी है। एक जो है हमने उसको कंपाइल करना होता है नेटवर्क को ना। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी सर, की हाल है? ठीक ठाक हो कृष भाई? सर, इसमें ये जो उन्होंने पिक्चर भेजी है ना, इसमें आधी बात ठीक है, आधी गलत है। आधी बात यूँ ठीक है कि इस्लाम ने मुनाफिक की हद तो मुकर्रर वाकई नहीं की है, ये बात। अच्छा, तो अब जो है once the network architecture is defined, you still have to choose two more things। लॉस फंक्शन
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि द क्वांटिटी सब that will be the quantity that will be minimized during the training, it represents a measure of success for the task at hand। यानी कि हमने क्या करना है कि हमने लॉस को मिनिमाइज करना है। जैसे आपको पता होगा कि हम इनपुट डाटा देते हैं ट्रेन कराने के लिए, उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास एक आउटपुट आती है, तो हम उस आउटपुट को कंपेयर करते हैं किससे, हमारी ओरिजिनल आउटपुट से। तो हम देखते हैं कि इसमें कितना फ़र्क आया है, तो उसको हम उसको मेजर करते हैं कि इसमें क्या सक्सेस आई है, हमें क्या सक्सेस अचीव हुई है, यानी कि हमारी आउटपुट और इनपुट के, हमारी आउटपुट और रियल आउटपुट के दरमियान में कितना फ़र्क आ रहा है। तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, डिटरमाइंस हाउ द नेटवर्क विल बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द लॉस फंक्शन। इट इम्प्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि आपके पास जो लॉस की वैल्यू आई, तो जो आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आई, ग्रेडियंट की वैल्यू से जो है वो आपको जो फीडबैक होती है, तो उसके जो ग्रेडियंट वैल्यू क्या करता है, उसको आपके मल्टीप्लाई करता है लर्निंग रेट से, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके वो आपका निकालता है ग्रेडियंट। ठीक है, और उसको फिर ऑप्टिमाइज़र जो है वो क्या करता है, उससे ऑप्टिमाइज़ करता है वेट्स को। जी जी। जो ऑप्टिमाइजर, ये जो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, ये लीनियर और लॉजिस्टिक दोनों हर किस्म के डाटा पे यूज हो जाते हैं। जी जी, सब 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 के सब जो आपका जो है ना मशीन लर्निंग, चाहे वो लर्निंग है, चाहे वो आपकी डीप लर्निंग है, सारों की जो बेसिस है वो यही है, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, a neural network that has multiple outputs may have multiple loss functions। जी जी सर, वो यही पूछना था कि इसके बिहाइंड भी हमें जो ऑप्टिमाइजर्स हैं उनका मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए, लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पता हो डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स की, फिर हम डेटा सेट के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख के उनको अप्लाई करना। वो आप फिर आप माशाल्लाह स्टैटिस्टिशियन हैं, तो आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। अब हम तो इस बारे में नूरे हैं बिल्कुल। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत चीज़ें हैं, सारी की सारी, हैं कि नहीं है? यस सर। तो फिर आप हमारे से क्यों पूछती हैं, आप हमें सिखाएं ना। सर बस डीप लर्निंग में कंफ्यूजन बहुत हो रही है, आप तो वो इस तरह जब स्टैटिस्टिशियन आ जाता है ना डीप लर्निंग में, तो तबाही हो जाती है, यानी कि उसके सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, असल में ना डीप लर्निंग के अंदर ना बहुत डीप Yes, स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है इतनी जितनी आप समझ रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अक्सर काम आपने खुद से कुछ नहीं करना, आपके सारे के सारे ना एल्गोरिदम बने बनाए हैं ना, सारे के सारे ना सर जैसे कि अब तो आपने सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है, आपने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको मैंने पहले ही बताया, आपको पता हो कि मेरी इनपुट शेप क्या आ रही है, मैंने मॉडल में कैसे डिफाइन करनी है। ठीक है, उसके पैरामीटर, नंबर ऑफ टोटल पैरामीटर्स कितने होंगे, ठीक है, उसकी आउटपुट शेप क्या आएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हों, फिर आप हर जगह पे आप अपने उसी एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। A neural network that has multiple outputs may have multiple loss functions। ठीक है, लाजमी बात है, अगर आपके पास 10 आउटपुट्स आ रही हैं तो आपके पास 10 लॉस फंक्शन होंगे, 1 पर आउटपुट। बट ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन अ सिंगल स्केलर लॉस वैल्यू। ठीक है, लाजमी बात है, आपके पास जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो एक पॉइंट के ऊपर आपके पे एक स्केलर वैल्यू के ऊपर काम करता है। सो मल्टी लॉस नेटवर्क, ऑल लॉसेज आर कंबाइंड, यानी कि उनकी एवरेज लॉस लेते हैं हम। जैसे आप करते हैं वाई डैश स्क्र माइनस वाई स्क्र वाई डैश माइनस वाई होल स्क्र, और उसको सम कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, तो आपको जो है ना एवरेज लॉस हो जाता है। वाया एवरेजिंग इनटू अ सिंगल स्क्र क्वांटिटी, choosing the right objective function for the right problem is extremely important। your network will take any shortcut it can to minimize the loss। ठीक है, अब आपके पास जो है नेटवर्क क्या करता है कि वो कोई भी आपके पास शॉर्टकट या कोई भी किसी भी चीज़ को सुप्रेस कर देगा आपको लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ना, यानी कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को वो जो है ना सुप्रेस कर देगा बिल्कुल, यानी उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देगा। सो इफ द ऑब्जेक्टिव डज नॉट फुली कोलरेट विद सक्सेस फॉर द टास्क एट हैंड, योर नेटवर्क विल एंड अप doing things that you may not have wanted।
imagine a stupid omnipotent AI trained via SGD. आगे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना किसी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है विद इट्स पोअरली चूजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि मैक्सिमाइजिंग द एवरेज वेल बीइंग ऑफ अ ह्यूमन अलाइव, यानी कि जो जिंदा इंसान है उनकी जो है ना वेल बीइंग को, लिविंग को या उनके लाइफ स्टैंडर्ड को जो है ना आपने मैक्सिमाइज करना है। टू मेक इट्स जॉब इजियर दिस AI माइट चूज टू किल ऑल ह्यूमंस एक्सेप्ट अ फ्यू एंड फोकस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द रिमेनिंग वंस, यानी कुछ को जो है ना वो कर लेगा चूज कि मैंने इनकी वेल बीइंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। बिकॉज द एवरेज वेल बीइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय हाउ मेनी ह्यूमंस आर लेफ्ट, तो एवरेज जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि कितने बंदे जिंदा हैं कितने मर गए हैं। दैट माइट नॉट बी वट यू इंटेंडेड, जस्ट रिमेंबर दैट ऑल न्यूरल नेटवर्क यू बिल्ड विल बी जस्ट ruthless in lowering their loss function. So choose a objective function wisely or you will have to face unintended side effects. तो आपका जो है ये न्यूरल नेटवर्क जो है या जो भी आपका मशीन लर्निंग है वो आपने जो है ना वाइजली लॉस फंक्शन को सेलेक्ट करना है कि ये ना हो कि आपकी कुछ नीडेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो है ना वो सुप्रेस कर दे या जो है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे। Fortunately, when it comes to common problems such as classification, regression, and sequence prediction, there are simple guidelines you can follow to choose the correct loss. तो आपको जो है इसमें सारी की सारी आपको ना गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आपने कौन सा लॉस फंक्शन किस सिनेरियो में चूज करना है, ठीक है। सर ये जो सीक्वेंस प्रेडिक्शन है जी, हेलो, आवाज आ रही? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, for instance you will use binary cross entropy for two class classification problem, categorical cross entropy for many class classification problem, mean squared error for regression problem, और connectionist temporal classification for a sequence learning problem and so on। अब आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है इसने। अगर आपके पास बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है यानी कि सिर्फ जिसमें 2 क्लासेज हैं तो आपके पास जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास कैटेगोरिकल वो जो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए आएगी, ठीक है। और मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है आपके लिए रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए आएगी। और सर ये एनोवा में भी हम यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में मीन स्क्वेयर्ड एरर। सही। और कनेक्शन इस टेम्पोरल क्लासिफिकेशन जो है आपके सीक्वेंस लर्निंग प्रॉब्लम में आएगी, ठीक है, या हो सकता है शायद टाइम सीरीज में भी यही आए। Only when you are working on a truly new research problem you will have to develop your own objective function। अब आपके किसी ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि ये चारों के किस्म के फिट नहीं होते, ठीक है, आप एक बड़े ही कोई साइंटिस्ट किस्म के बनने हैं, साइंसदान हैं, तो फिर आप जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, अपना एक लॉस फंक्शन बनाएंगे, फिर आप उसको खुद डिज़ाइन करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। In the next few chapters we will detail explicitly which loss function to choose for a wide range of common tasks। तो आपके पास वो बहुत सारे कॉमन टास्क के जो है ना आप कौन कौन से लॉस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं वो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा, जैसे चैप्टर 4 में भी वहाँ पे मेंशन हुआ है। अब हम आगे जाते हैं कि इंट्रोडक्शन टू केरस। Throughout this book the code example of use keras.io। Keras is a deep learning framework for Python that provides a convenient way to define and train almost any kind of deep learning model. Keras was initially developed for the researchers with the aim of enabling fast experimentation. Keras has the following key features. It allows the same code to run seamlessly on CPU and GPU। तो आपको जो है ये CPU और GPU की सपोर्ट Keras में मिल जाती है आराम से। It has a user-friendly API that makes it easy to quickly prototype deep learning models। तो आपको पता है कि ये बहुत इजी है और बहुत ही जो है ना हैंडफुल है, वरना अगर आप खुद से डिज़ाइन करने बैठें तो आपको ना पता चल जाएगा कि कितने हज़ार लाइनों का ना कोड लिखना पड़ता है आपको। तो ये आपको जो है एक हाई लेवल API यूज़र फ्रेंडली API देता है, आप उसको अप्लाई करके बिल्कुल जो है कि
इन विद इन नो टाइम जो है आप अपना मॉडल जो है ना बना लेते हैं और ट्रेन करा लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ प्रैक्टिकली वैसे क्लास तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मतलब ये थ्योरी तो क्लेरिफाई हो जाती है। वैसे आपने ये कोड इसके जुपिटर पे किए हैं तो आप वहाँ से हमें एक्सप्लेन करें। देखें, जब वो आएगा तो करूंगा ना। मैंने तो अभी इस चैप्टर के खुद भी नहीं किए, मैं तो इसीलिए क्लास को ना तेजी से कंडक्ट करना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग जल्दी से ना प्रैक्टिकल पार्ट पे पहुंचे, ठीक है। राइट सर। तो मेरा मकसद यही है कि हम इस थ्योरी को ख़त्म करके जब हम प्रैक्टिकल आएंगे तो उसमें इंटरेस्टिंग भी पार्ट आएगा, और लेकिन आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर हमारे बन जाते हैं तो फिर उसके बेस के ऊपर हम आगे जा सकते हैं ना, ठीक है। तो आपकी थ्योरी नहीं होगी तो हम Yes. उसमें आगे कैसे जाएंगे। अच्छा, आगे इट हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स। तो यानी कि कॉन्वोल्यूशन जो नेटवर्क्स हैं जो कि आपके इमेज रिकॉग्निशन में या वीडियो रिकॉग्निशन में यूज़ होते हैं, तो वो आपके कन्वोल्यूशन 2D जो है वो हमने पहले जो जिक्र किया उसका, तो कंप्यूटर विजन में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। या आपका जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स LSTM जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सीक्वेंस या टाइम सीरीज डाटा के प्रोसेसिंग के लिए, एंड एनी कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपका जो है यानी कि इन किसी भी कम्बिनेशन, इन दोनों में से किसी भी कम्बिनेशन के लिए हम ये इसकी सपोर्ट इसमें मौजूद है आपके केरस के अंदर, ठीक है। इट सपोर्ट्स आर्बिट्रेरी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट मॉडल्स, लेयर शेयरिंग, मॉडल शेयरिंग एंड सो ऑन। मॉडल शेयरिंग ये होती है कि आप आपने किसी एक डाटा के ऊपर अगर मॉडल ट्रेन कराया हुआ है ना, तो आप उसकी ना लेयर्स को ना, मिसाल है हिडन लेयर तक आप उसको लेके ना उसकी ट्रेनिंग को आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, और उसको सेपरेट करके ना आप किसी और लेयर को उसके आगे लगा सकते हैं। तो ये भी एक, इसको ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं, ये भी आगे आएगी। तो ट्रांसफ़र लर्निंग में ये होता है कि आपने किसी डाटा के ऊपर ना, आपने मिसाल के तौर पे ना वो कराया हुआ है, आपने किसी और डाटा के ऊपर ना आपने उसको ट्रेन कराया हुआ है। तो क्या करते हैं कि आपने नए डाटा के ऊपर ट्रेन कराना है, तो आप क्या करते हैं, एक या दो लेयर्स हटा के ना आप उसको क्या कहते हैं, उसका जो पहली 2 या 3 लेयर्स लेके उसके आगे आप अपनी नई आउटपुट लेयर डाल लेते हैं। तो उससे जो ना आपको मिसाल के तौर पे आपने आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी आपने ट्रेन की थी, एफिशिएंसी आपकी आउटपुट आई थी आपकी 98%। तो आप कहते हैं कि मुझे भी इसी तरह की आउटपुट मिले, जो आप नई चीज़ पे एक बिल्कुल नए सिनेरियो में आप जा रहे हैं, किसी और आउटपुट के लिए या किसी और किस्म के डाटा के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अच्छा, टाइम भी ख़त्म होने वाला है तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप इसको ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं या मॉडल शेयरिंग कहते हैं। तो आप उसके ना पहले 2 मॉडल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से, पहले 2 नेट लेयर्स को, और आप आगे जो है ना तीसरी लेयर लगा देते हैं एक, और आप उसको दोबारा ट्रेन करा लेते हैं। तो ये हम आगे शायद पढ़ेंगे। दिस मीन्स केरस इज अप्रोप्रिएट फॉर बिल्डिंग एसेंशियली एनी डीप लर्निंग मॉडल, एनी डीप लर्निंग मॉडल फ्रॉम जी सर ये जो कंप्यूटर विजन है, ये इसकी वीडियो अगर हम देख के, मतलब इसका कोई कोड सा रन करके हम जुपिटर पे कर सकते हैं इसको, मतलब पॉसिबल है ये नहीं करना? कंप्यूटर विजन आप क्या है, कंप्यूटर विजन ये होती है कि आपका ना, अब 1 मिनट रह गया है फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्यूटर विजन ये होती है कि आपका ना लाइव कैमरा की जैसे फीड होती है ना, ठीक है, लाइव कैमरा। अब आप उस लाइव कैमरा की फीड को लेते हैं, आप मिसाल के तौर पे उसको ओपन सीवी के ज़रिए उसकी आपकी एक लाइब्रेरी होती है, ओपन सीवी के ज़रिए उसके फ्रेम्स कैप्चर करते हैं। फ्रेम्स कैप्चर करके आप उसको नमफाई में रियल टाइम में जो है ना आप डाल देते हैं। अब रियल टाइम में जो नमफाई अरे एक आ रही होती है फ्रेम कैप्चर होके, मिसाल है 25 फ्रेम पर सेकेंड। आपने किया है सर ये? हाँ, थोड़ा बहुत मैंने किया एक्सपेरिमेंट पहले ओपन सीवी के अंदर। तो आप उसको क्या करते हैं, आप 25 फ्रेम पर सेकंड आ रहा है या 15 फ्रेम पर सेकंड डाटा आ रहा है आपका, तो 15 फ्रेम तो आपका, हमारे साथ भी शेयर करें। जी जी ज़रूर करेंगे। अभी आने दें, लेकिन अभी मैंने वो काम सेव नहीं किया जो किया था, वो ओपन सीवी में मैंने कुछ काम किया था, तो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मैं वो ढूंढता हूँ, पड़ा होगा कहीं कहीं। तो आप उस लाइव फीड को लेके, अब आप ये ख़त्म हो रही है वीडियो ना, दोबारा कर लेंगे।
तो फिर आप उसको रियल टाइम में numpy array में डाल के फिर आप उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं वीडियो को ना, और फिर आप उस फ्रेम्स को रिजॉइन कर देते हैं दोबारा से, फिर वो आपकी दोबारा वीडियो बन जाती है। तो वो भी OpenCV में होता है। तो उसके बाद जो है उसका इंशाल्लाह हम साथ इसमें हैं ग्रुप में, तो इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे भी, करेंगे भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है ना Yes, चीज़ sir. सारी, एकदम सारा कुछ नहीं हो जाता।